नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना ही पड़ रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के कार्यालय ने लोगों से कहा है कि अगर उनके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं हैं तो वे बिना ज़रूरी दस्तावेजों के भी मतदाता फॉर्म भरकर जमा करें। बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ को सभी भरे हुए हस्ताक्षरित फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा गया है, और जबकि दस्तावेज बाद में जमा कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, इस विज्ञापन में दो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको। जो पीले कलर से, यहाँ पर जो पीले रंग से जो दो बातें यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों पे आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ये जो बात है, ये सारी जानकारी आज बिहार के कई अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देकर, फ्रंट पेज पर विज्ञापन देकर ये जानकारी दी गई है, साझा की गई है। इस विज्ञापन में विपक्ष की बड़ी जीत और बीजेपी की बड़ी हार अनकहे तरीके से दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं को ऐसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा था जो बहुत कम लोगों के पास थे, जिनको लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ था और है भी अभी। विपक्षी दलों ने चुनाव के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। विपक्षी नेताओं में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही अपनी याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए थे, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उसमें कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग को अपने ही फैसले से थोड़ा ही सही लेकिन पीछे हटना पड़ा है। हालांकि विपक्ष के सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। आज बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा। में मेरा कुछ प्रश्न है इलेक्शन आयोग से। सवाल यह उठता है कि फिर इस पूरी प्रक्रिया के जो है अधिकार क्या रह जाएगी? क्या यह एक नियोजित षड्यंत्र है कि कुछ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है? और यदि आप अगर अंतिम निर्णय ई आयोग के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जेडीयू के सरकार के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी? इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी एक पदाधिकारी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, इसलिए टोटली इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है और ये इनकी षड्यंत्र बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को जो है मताधिकार से वंचित करने वाली अधिकार है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। आगे बताते चलूं कि हम एक आपके बीच बात रखना चाहते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है प्रकाशन निकली, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हम बिहार के वोटरों के लिए 7 जनवरी तक सारे प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। और आज उसके बाद यदि प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये पुनः 25 दिन में वोटर पुनरीक्षण का काम फिर क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सी उनकी पास जो है दबाव आई जो अपनी ही निर्णय को उन्होंने वापस कर दिया? इसलिए आपके बीच में मोटी मोटी जो बातें थी आपके बीच मैंने रखा और आपसे आग्रह करते हैं कि यह जनता की लड़ाई में हम सब की भागीदारी है और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो वोटरों का पूर्ण अधिकार
नहीं मिल जाए और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, 2-3 सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है ताकि सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा सके। अगर वोटर लिस्ट का अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बीजेपी और जेडीयू के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी। ये बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है जिसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। ये बात यहाँ कह रहे थे राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में बिहार में इस चुनावी कवायद को लेकर बीजेपी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है और चेतावनी भी दी है। इस पोस्ट में आप देखिए, साफ साफ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया था उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR के खिलाफ आवाज उठा रही है। जो लोग चुनाव दर चुनाव वोट देते आ रहे हैं उनसे वोटिंग के लिए कागज दिखाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पीड़ित, पिछड़े इन लोगों को जबरन मताधिकार छीनना ही बीजेपी और RSS का षड्यंत्र है। करीब 8 करोड़ लोग इनको भुगतेंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ECI की है, जनता की नहीं है। जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन आज प्रकाशित किए हैं जो ये कहते हैं कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जनता को बरगलाने और भ्रमित करने की भाजपाई चाल का ही हिस्सा है। सच तो ये है कि भाजपा ने यह तय किया है कि वो लोकतंत्र को कुचल कर ही दम लेगी, पर जब जनता का विरोध से सामना होगा तो बड़ी चालाकी से एक कदम पीछे खींच लेती है। और बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है। बिहार की जनता लोकतंत्र और संविधान पर इस भाजपाई हमले का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। इस बीच बिहार चुनाव आयोग ने रविवार को यानी आज X पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर जानकारी साझा की है और 1 अगस्त ये जानकारी है। इसमें 1 अगस्त 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी रहेगी। इसमें उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जो गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। देखिए, ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। SIR केवल 24/6/2025 को जारी निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है और इन निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 24 जून 2025 को जारी SIR आदेशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप निर्वाचक नामावली में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे। मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं। आखिरी यहाँ पर जो है पैराग्राफ, उसको बहुत गंभीरता से लेने और सुनने समझने की ज़रूरत है। आम जनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना हो चाहिए, जो 24 जून 2025 के SIR आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें लिखी गई हैं यहाँ चुनाव आयोग के जरिए और इसको साझा किया गया है X पर। तो ये जो बात है इसकी गंभीरता को हम भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। बहरहाल चुनाव आयोग के इस कदम को लोगों के बीच घबराहट को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जो विज्ञापन है, क्योंकि अंतिम फॉर्म जमा करने की समय सीमा सिर्फ 2 सप्ताह दूर यानी 26 जुलाई है और इससे पहले 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान भी पप्पू यादव और RJD ने किया हुआ है, यानी विपक्ष ने किया है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि एक तरफ चक्का जाम, दूसरी तरफ एक घबराहट की स्थिति, तीसरी तरफ चुनाव आयोग विज्ञापन देता है। ये विज्ञापन जो आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग इसमें जो बातें लिखता है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग को बाद में, अभी से थोड़ी देर पहले, ये जो है बीच में विज्ञापन और इसके बीच में जो अभी मैं पढ़ रहा था, ये जो है इसके क्या मायने हैं? क्या चुनाव आयोग यहाँ और कुछ खेल करने की कोशिश कर रहा है या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है?
सब समझेंगे। आइए इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवाता हूं। आखिर बिहार में बैकफुट पर चुनाव आयोग कैसे है? देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, फराज साकिब साहब हैं हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियान साहब हैं, जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले चलते हैं पटना और फराज साकिब साहब आपसे ही समझना चाहता हूं कि यहाँ सुबह कुछ और खबर आती है और उस खबर में जो विज्ञापन है वो विज्ञापन साफ साफ लिख रहा है कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है फिर भी आप फॉर्म भरिए और फोटो अगर नहीं है तो फोटो के बिना भी वो फॉर्म जमा कीजिए। क्या मायने इसके और इसकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है पूरे बिहार में? राजीव भाई देखिए, ये जो आज विज्ञापन आया है ये चुनाव आयोग की मंशा को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। जो चुनाव आयोग की जिस मंशा पर देश का विपक्ष और सिविल सोसाइटी और हमारे आप जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आज इस विज्ञापन ने और उसको पुष्ट किया है और उसको नैतिक बल दिया है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और देखिए चूंकि बार बार ये बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से कि ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा एक्सरसाइज 8 करोड़ लोगों का फॉर्म जमा कर लेना, तो इसको काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग ने आज ये निकाल दिया है कि भैया आप फॉर्म जमा कर दीजिए पहले, ताकि चुनाव आयोग ये दिखा सके कि नहीं फॉर्म जमा हो सकते हैं। उसके बाद जो 31 अगस्त तक की डेट दी गई है कि आप उसके बाद यानी कि जो सत्यापन की अवधि है उस दौरान आप अपना दस्तावेज जमा करिए। दस्तावेज जमा कराने से आपको छुट्टी नहीं दी गई है। 26 जुलाई की जो समय सीमा थी दस्तावेज जमा कराने की, उसको बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। सिर्फ ये हुआ है आज के इस विज्ञापन से। और इसमें उसके बाद जो ईआरओ है, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, उसके पास और आसान विकल्प होगा कि वो आपका नाम काट सकता है। वो उन्हीं लोगों को चिन्हित करेगा जिन लोगों को चिन्हित किए जाने की बात देश का विपक्ष बार बार उठा रहा है, जो सत्ता पक्ष के वोटर नहीं होंगे। और जिस मंशा से ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी देखिए आप 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक एसएसआर की एक प्रक्रिया हो चुकी है, स्पेशल समरी रिव्यू। ये चुनाव आयोग कर चुका है बिहार के लिए, और उसके बाद फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। उसके बाद ये नया तमाशा अब शुरू किया गया है। अब आप ये बताइए कि अब आपने तो कह दिया कि लोगों को, उसके बाद देखिए कितना पेच है इसमें। आप फॉर्म जमा कर दीजिए, उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी 31 जुलाई को, उसमें आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद उस नाम को कैरी ऑन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप दस्तावेज देंगे तो अगली जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, नहीं तो नहीं। ये बड़ा खेल है इसमें। और आप देखिए तमाम अभी बहुत सारी इतनी ज्यादा भ्रामक सूचनाएं मिल रही है लोगों के बीच में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन चुनाव आयोग खुद क्रिएट कर रहा है। 24 जून के नोटिफिकेशन के बाद से लेकर के अभी तक देखिए चुनाव आयोग ने क्या क्या तब्दीलियां की हैं। 28 जून को चुनाव आयोग की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है कि 1 लाख बीएलओ को इस काम में लगाया गया है। उसके बाद 3 जुलाई को चुनाव आयोग की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है कि 4 लाख लोगों को इस काम में लगाया गया है। यानी महज 5 दिन के अंदर में 3 लाख और लोग वॉलंटियर्स बढ़ा दिए जाते हैं। और वो 3 लाख लोग कहां से आए हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है? क्या उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है? उनका प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है? वो 5 दिन के अंदर 3 लाख लोगों का इंतजाम कहां से किया गया है? क्या वो किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं? कौन है वो लोग जो एकदम से 5 दिन के अंदर अंदर 3 लाख की संख्या पहुंच जाती है वॉलंटियर्स के तौर पर इस काम को करने के लिए? आप जब थोड़ा और डीपली उसको जाएंगे तो उसमें आंगनबाड़ी और जीविका दीदी जो उनको लगाया गया, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको और जीविका दीदियों को लगाया गया। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जीविका दीदी जो है मौजूदा दौर में इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी मार्केटिंग मैनेजर होती है। उनका काम ही यही होता है कि घर घर जाना, एक एक आंगन में जाना और सरकार की योजनाओं को ब्रीफ करना, और जो जमीन पर है उनके बारे में उनको बताना, चाहे उसका लाभ उनको मिले या ना मिले, लेकिन उनको योजनाओं के बारे में अवगत कराना उनका ये काम होता है। अब आप बताइए कि वो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि, और जो एक आंगनबाड़ी है, जो एक जीविका दीदी है, उसको हर एक परिवार के बारे में पता है कि कौन सा परिवार में कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं और वो किसको वोट देते हैं। वो मतलब एक जो होता है घर की मुर्गी, उसको आप कह सकते हैं। तो वैसे लोगों को लगाया गया है ताकि स्क्रूटनी करने में और आसानी हो। अच्छा, ये जो रिपोर्ट वो देंगी
जीविका दीदी और आशा दीदी उनके हिसाब से कि भाई ये जो है ये आपके वोटर्स नहीं है, वहां स्क्रूटनी की जा सकती है। इतना पेट चुनाव आयोग ने फंसा दिया है। और अभी तक सबसे बड़ा सवाल राजीव भाई, ज्ञानेश कुमार अभी तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर, आज तक उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है, मतलब इलेक्शन कमीशन के भी सूत्र हैं। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार अपने सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है बिहार चुनाव को लेकर के। और जिनको ये लग रहा है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ बिहार तक है, ये पैन इंडिया इसको किया जाएगा इंप्लीमेंट बिहार के बाद, ये एकदम इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कहीं कोई शक शुबा नहीं है, इसको पैन इंडिया इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप बिहार में कह सकते हैं कि ताकि पैन इंडिया इंप्लीमेंट जब किया जाए तो ये बताया जाए कि बिहार में तो देखिए ये हो चुका है और बिहार में हमने सफलतापूर्वक ये कर लिया। बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखिए डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इन सबको मान्य दस्तावेजों से बाहर कर दिया गया है। पासपोर्ट मान्य किया गया है, मतलब वो पासपोर्ट जिसको आप आधार की फोटोस्टेट कॉपी लगा के बनवा रहे हैं पासपोर्ट, वो पासपोर्ट मान्य है, लेकिन आधार मान्य नहीं है। और ज्ञानेश कुमार जी का बयान है आज, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, मतलब चुनाव आयोग नागरिकता का सबूत मांग रहा है। मतलब ये और नागरिकता का सबूत मांगना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष मतदान कराना, वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ना, जो लोग नहीं है उनके नाम हटाना, मतलब जो मृत हो चुके हैं उनके नाम हटाना, जो कहीं माइग्रेट कर गए हैं उनकी स्क्रूटनी करना। और देखिए प्रोसेस पूरा हो चुका है। फरवरी में पिछले साल आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। वो इसलिए की गई, उसका तर्क ये था कि अगर मान लीजिए कि कहीं दो वोटर लिस्ट में मेरा नाम मुंगेर में भी है और मेरा नाम दिल्ली में भी है, मेरे पास आधार तो एक ही है, एक ही जो यूडीआई नंबर है, आधार नंबर जो है वो तो एक है, वो हम जिस एपिक नंबर से लिंक कराएंगे वही मेरा एपिक नंबर वैलिड माना जाएगा, बाकी जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर हमने दिल्ली वाले एपिक नंबर से अपने आधार को लिंक करा दिया तो यहां खत्म हो गया, हमारा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो ये तमाम एक्सरसाइज की जा चुकी है। उसके बाद ये नया तमाशा शुरू किया गया है। और अभी जो आपने पूरी ट्वीट जो पढ़ा बिहार इलेक्शन कमीशन का, और अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं वही बार बार कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अपने ही हरकतों से, अपने बयानों से, अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी से इस बात को पुष्ट कर रहा है जिसकी आशंका बार बार हमारे आप जैसे लोग जता रहे हैं और विपक्ष जिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिहार के लोग क्या छोड़ देंगे, सवाल तो ये भी उठता है। लेकिन बिहार के लोगों के अंदर में अब देखिए कि 9 तारीख को बंदी का तो ऐलान हो गया है, तेजस्वी यादव ने भी कर दिया है ऐलान, पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है। 9 तारीख को ऑलरेडी ट्रेड यूनियंस की बंदी है, उसके साथ ही इसको ट्रेड यूनियंस को भी कहा जाएगा कि भाई आप इस मुद्दे को भी अपने साथ उठाइए, लेबर लॉ के साथ साथ जो आपके सवाल जो है उसमें इसको जोड़िए। लेकिन राजीव भाई बिहार आसानी से छोड़ देगा, इसमें थोड़ी सी हमको जो है वो है शंका है। मतलब बिहार वो धरती है जिस बिहार से इंदिरा गांधी की सत्ता खत्म हो गई थी और उसी बिहार से फिर इंदिरा गांधी की सत्ता वापस आती है, वो बेल्छी कांड। ये बिहार वो है। बिहार कोई मतलब बिहार के बारे में जितना कहा जाए, खास करके राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक इतिहास रहा है बिहार में, देश के अंदर जितनी बड़ी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं उसका सूत्रधार कहीं ना कहीं बिहार ही रहा है। तो बिहार में जो कुछ चल रहा है, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बीएलओ खुद परेशान है। बीएलओ कह रहा है कि मेरे ही पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो चाहिए, मतलब जिसको ये काम दिया गया है उसके खुद के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब कह रहे हैं कि 2003 का वोटर लिस्ट आप जो है मान्य है, 2003 की वोटर लिस्ट आपके पास है और 2024 मांगी जाती है महाराष्ट्र और हरियाणा से कि नहीं देंगे आप, तो आपको खुद अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं ना जी। बहुत सारी बातें हैं, बाकी पैनलिस्टों को भी सुनते हैं भाई। बिल्कुल आता हूं आपके पास दोबारा। प्रेम कुमार जी कैसे आप देखते हैं, एक तरफ ये भ्रम कि प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ बने हुए हैं, नहीं शायद
प्रेम कुमार जी नहीं हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन ज़रा प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं। सुबह सुबह एक विज्ञापन हम देखते हैं तमाम अखबारों में, विज्ञापन में जो बातें हैं वो साफ साफ यही है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप जमा कर सकते हैं, फॉर्म जमा कीजिए, फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो भी, बिना फ़ोटो के भी फॉर्म आप जमा कीजिए, 26 जुलाई तक फ़ोटो बिना इसके जमा कीजिए। उसके बाद ERO जो है वो स्थानीय लेवल पर आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट अगर हैं वो उस डॉक्यूमेंट से आपका, यानी ERO को पूरा का पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। और यहां पर इन बातों से यह साफ समझ में आता है कि बैकफुट पर चुनाव आयोग है। लेकिन शाम होते होते जब इस कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे तब तक एक इनकी विज्ञप्ति और आती है, एक्स पे ये लिखते हैं, और जो लिख रहे हैं उसमें साफ साफ है कि कुछ लोग भ्रम भी फैले। ये जो सफ़ेद पे ब्लैक प्रिंटेड है, आप देख रहे हैं कागज़ विज्ञापन के बगल में, मेरे बगल, बिल्कुल मेरे बगल में, इसमें साफ साफ जो बातें लिखी गई हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आखिर भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है, चुनाव आयोग या कुछ लोग? कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करके चुनाव आयोग से क्यों पंगा लेंगे? चुनाव आयोग तो पहले ही पंगा लेके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग तो पहले ही सबको लाइन में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग तो पहले ही सबको काम धंधा छोड़ के लगा दिया है अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में। अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा कीजिए, यहां तक पहुंचा दिया है। तो चुनाव आयोग के सामने आखिर इतनी हिम्मत कौन कर रहा है? ये चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा है? और सबसे बड़ी चीज कि भ्रम कौन फैला रहा है? जो कुछ है उस पर आपकी टिप्पणी प्रफुल्ल जी। सभी को नमस्कार। ऐसा है सर कि भ्रम तो चुनाव आयोग खुद ही फैला रहा है। अब अगर यह नियम जो उन्होंने बनाया था पहले SIR के लिए, उस नियम में क्या था? क्या वो मनमानी से नियम बनता है? जब मन हुआ तब लागू कर दिया, जब मन हुआ तब हटा लिया। ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता है। अगर वे दस्तावेज जरूरी थे तो फिर आपने क्यों हटाया, और जरूरी नहीं थे तो आपने क्यों फिर उस समय लगाया था, और क्यों हटा रहे हैं? असल में ये पूरा का पूरा खेल भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इस बीच में जो इसका जो प्रतिरोध है, मैं किसी रेटोरिक पर इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि बिहार का राजनीतिक कदम क्या होगा, बिहार क्या करेगा या क्या करता आया है। लेकिन यह जाहिर है कि बिहार इसको पसंद नहीं करेगा, पूरे देश के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के अलग ही एक सनसनी है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। यह अपनी तैयारी में है। इनको तैयारी का अधिक वक्त मिला है, बिहार को कम वक्त मिला है। अब ये वापस ले रहे हैं। कुल जमा ये है, जैसा कि साकिब ने भी कहा, कि ये फॉर्म जमा हो जाए तो ये बता पाएंगे कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और प्रक्रिया कहीं से रुकी नहीं है। और दस्तावेज को जमा करने का समय दिया गया है। दस्तावेज को जमा करने में दस्तावेज में न कोई छूट दी गई है और न आधार को या किसी अन्य दस्तावेज को मान्य श्रेणी में रखा गया है। अब इधर न्यायालय में भी केस चल रहा है, तो न्यायालय में भी ये भ्रम सृजित करेंगे, उसको भी बताएंगे कि हाँ हमारी प्रक्रिया चल रही है और ये सकारात्मक दिशा में है। अभी यह मान लेना इनकी पूरे जो चाल चरित्र और चेहरा, अभी जब कांग्रेस पार्टी ने जो अपना ये किया था, कोई सहमत हो नहीं हो, तो पवन खेरा ने कहा था कि इनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही अपना एक कार्यालय खोल लेना चाहिए। वह स्थिति बदली नहीं है, क्योंकि आपको किसी को असुविधा, सबको असुविधा हुई, यहाँ तक कि एनडीए में भी सुगबुगाहट हुई जो उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक परिधि में कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई कि बिहार में चुनाव के वोटर लिस्ट को लेकर के, मतदाता सूची को लेकर के इतनी सारी कार्रवाइयां हो रही है, इतनी सारी हलचल हो रही है। कहीं कोई उनको असुविधा नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई उनको स्पष्टीकरण नहीं चाहिए था जी। तो अभी जब इस तरह की स्थिति हो रही है तो ये एक पूरा का पूरा भ्रामक है। और ये जब तक, अब इसमें मुझे अगर 10 सेकेंड और दें तो मुझे ये लगता है कि ये खेल जो वो करना चाहते थे लोगों को शामिल करने का, उस खेल को बदस्तूर जारी रखेंगे। और कुछ नए वोटर के नाम पर कुछ जो फ्लोटिंग वोटर्स इनके होते हैं उनको शामिल करने के लिए इस हंगामे के बीच में इनके लिए जरूर रास्ता बन जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो दिखाई दे रही है। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हमारे साथ। जी प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाह रहा था, और बहुत महत्वपूर्ण कि यहाँ पर अभी तो आप पटना से लौट के भी आए और आज एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, और पैदा करने वाला कोई और दूसरा नहीं है बल्कि चुनाव आयोग खुद है। खुद विज्ञापन देता है, खुद कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप फॉर्म जमा कीजिए।
लेकिन ईआरओ लोकल लेवल पे जांच कर लेगा, हो सकता है जाके पड़ोसी से पूछ ले कि कब से रह रहे हैं, ठीक आदमी है कि नहीं है, जिस भी ढंग से पूछे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है आप खुद विज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। अब इन दोनों के बाद तीसरी बात आती है सामने, वो ये आती है जो अभी हमारे दोनों साथी कह रहे थे कि कहीं ये कुछ और, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, वो खेल करने की तैयारी तो नहीं है क्या? कुछ लोगों को जो जोड़ना चाहिए था उस समय 2025 का जो फरवरी का महीना बीता है इसी साल का, और जिस समय ये पूरी लिस्ट तैयार हुई है, उसमें जितने लोगों को जोड़ना था नहीं जोड़ पाए, जो धांधली करनी थी नहीं हो पाया। इसलिए तो नहीं हो रहा ये पूरा का पूरा खेल, पूरी ड्राइव इसलिए तो नहीं चल रही है, एसआईआर इसलिए तो नहीं चल रहा है। खुले तौर पर यह सवाल पैदा हो रहा है, इसलिए यहां पर इस मंच से पूछा जा रहा है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपकी टिप्पणी। सर, एसआईआर सर तो ये सर जो बिहार में सिर घुसा करके पहुंचे हैं, इसका कोई तो औचित्य होगा, कोई तो कारण होगा। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एक तो हिडन बात है जो आरोप के तौर पर आती है, उसको हम अलग कर दें तो ऑफिशियली चुनाव आयोग क्या करना चाहता है? चुनाव आयोग को उन वोटर्स को जोड़ना चाहिए जो वोटर लिस्ट से बाहर हैं। ये प्राइमरीली उनका काम होता है, और बिहार में भी बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो अभी कर रहा है उसका जो साफ साफ मकसद दिखता है, और हमें नहीं दिखता है, खुद उनकी जो जुबानी है, नेताओं के, विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 20% लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं। तो यही चिंता है क्या चुनाव आयोग की, कि जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनको कैसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाए? यानी चुनाव में वोटरों को जोड़ने की प्राथमिकता न हो करके वोटरों को हटाने की प्राथमिकता है क्या चुनाव आयोग की? इस बात को समझना पड़ेगा। हर काम का तो एक मोटिव होता है ना, तो इसका मोटिव जो है इस पूरे मुहिम का वोटर जोड़ना नहीं है, वोटर हटाना है, नाम मिटाना है, काटना है। यही एक बात अपने आप में पूरे चुनाव आयोग को संदिग्ध बना देता है। अब दूसरी बात, भ्रम का सवाल आपने जो उठाया और सब उठा रहे हैं, चुनाव आयोग ज्यादा उठा रहा है। भ्रम किसके नजरिए से भ्रम में तो जनता है, वोट देने वो जाएंगे तो वोट दे पाएंगे कि नहीं? वोट देने लाइन में लगे रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट में जो आईडी कार्ड होगा उससे वो वोट दे पाएंगे कि नहीं? भ्रम में जनता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में बीएलओस की तुरंत में नियुक्ति, बहुत कम समय में इस काम को अंजाम देना, पूरा वोटर लिस्ट ही रिवाइज हो रहा है। 8.25 करोड़ का वोटर लिस्ट रिवाइज होना वो भी 1 महीना के भीतर कोई मजाक बात थोड़े है, लेकिन चुनाव आयोग कर रहा है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने वैसे नियमों को, जो जिसको नियम हम कह भी नहीं सकते, उसको फिर वापस भी ले रहा है। तो इन सब के बीच जनता गुस्से में है। लाइट चली गई है शायद प्रेम कुमार जी के यहाँ, कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं प्रेम कुमार जी। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग है यहाँ पे दिल्ली में, उसका भी ये ट्वीट आ गया है। ज़रा इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए, और साफ साफ इसमें यही है कि जो थोड़ा पढ़ने रीडेबल कर दीजिए, वो उससे समझ में आएगा कि आखिर लिख क्या रहे हैं। लेकिन साफ साफ ज्ञानेश कुमार जी अपनी तस्वीर के साथ ये ट्वीट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो यही कि जो अभी चल रहा है, ये देखिए, नो चेंजेस मेड इन SIR एज बीइंग र्यूमर्ड बाय सम
यहाँ पे है, यहाँ वही बात जो वहाँ चौथे नंबर के जो हम लोगों ने सबसे आखिर में पढ़ा था वही कि कोई भी ये र्यूमर है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है SIR में। 1,69,00,000 यानी 21.46% ऑलरेडी यहाँ पर पंजीकृत हो गए हैं, फॉर्म जमा हो गया है और 7.25% अपलोडेड है। इनमें से 7.25% अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे, ये बताया जा रहा है। यानी SIR हम कर रहे हैं और SIR में किसी भी ढंग का कोई परिवर्तन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी ट्वीट किया है 36 मिनट पहले ये बात यहाँ पे। प्रेम कुमार जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, मैं इससे आगे ये कह रहा हूं कि इन स्थितियों के बीच बिहार की जनता में गुस्सा है और इस गुस्से का प्रकटीकरण कब होगा ये देखने वाली बात है। तो ये जो 9 तारीख को बिहार बंद का कॉल है, बिहार बंद का कॉल वैसे डीबी लाइव ने तत्काल दे दिया था। डीबी लाइव के मंच पर जैसे ही नेता बाहर आए थे चुनाव आयोग से मिलकर विभिन्न दलों के 11 दलों के, तो डीबी लाइव पर हो गया था कि बिहार बंद तो तुरंत होना चाहिए और वो हुआ है। 9 तारीख को होने जा रहा है, दिख रहा है। 9 तारीख को दिखेगा कि ताकतवर कौन है, जनता ताकतवर है या जनता जिसको अधिकार सौंपती है वो अधिकार लेकर के जनता पर हुक्म करने लग जाते हैं, वो ताकतवर है, ये दिखेगा। तो इस पूरे प्रकरण में हम ये देखते हैं कि चुनाव आयोग अब जिस तरीके से पीछे हटना शुरू कर चुका है, ये बीजेपी को राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है और उस नुकसान की भरपाई कैसे करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस आदेश को वापस लेना भी उनके लिए मुमकिन नहीं लगता, उसका कोई लॉजिक नहीं लगता और इस आदेश पर बना रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटने के लिए ये पूरा प्रयोजन दिखता है। अब मामला अदालत में भी पहुंच चुका है, 1-2 संस्थानें पहुंची हैं, 1-2 और तैयारी भी कर रही हैं। कई लोग आज भी हमसे बात भी कर रहे थे कि वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि बिहार के लोग इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं कि आप ऐसे ही कोई कानून ले आइए, हम पर थोप दीजिए, हमारा वोट का अधिकार खत्म कर लीजिए। और हर अधिकार से बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार है तभी हमारे बाकी अधिकार सुरक्षित हैं। जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो गया, हमारे बाकी अधिकार भी नहीं बचने वाले हैं। इस बात को बिहार की जनता समझ रही है। हमें तो लगता है कि बिहार में जब बंद का कॉल सक्सेसफुल होगा तो पूरे देश की जनता इस पर रिएक्ट करेगी। बस एक कॉल करने वाला चाहिए, भारत बंद का कॉल करने वाला चाहिए। इस देश को पूरा भारत तैयार है अपने वोट की हिफाजत करने के लिए। हम जो ये महसूस करते हैं उसको हम बयां कर रहे हैं। जैसे बिहार में ये दिखेगा 9 तारीख को, हालांकि बिहार में हमने देखा कि बड़ा संकोच करते करते लोग बंद का कॉल कर रहे हैं, चक्का जाम बोल रहे हैं। अरे पूर्ण बिहार बंद का ऐलान करो। ये चक्का जाम क्या होता है? न दुकानें खुले, न सड़क पर लोग दिखे, न चक्का जाम तो हो ही। पूर्ण बिहार बंद का कॉल होना चाहिए, कोई संकोच नहीं, क्योंकि आज बिहार बंद नहीं हुआ तो कल देश बंद हो जाएगा। हमारे वोट के अधिकार ही नहीं रहेंगे तो देश का बंद होना ही कहते हैं उसको, जो गुलामी की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अगर देश को खुला रखना है, बिहार को खुला रखना है, तो बिहार बंद और देश बंद आज का तकाजा है। राजनीतिक नेतृत्व इस चीज को अगर समझता है और जल्दी से समझता है तभी वास्तव में वो नेतृत्व है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो फिर राजनीतिक जो विरोध के हमारे पास हथियार है, तरीके हैं, धरना, प्रदर्शन, बंद, हड़ताल, इन सब चीज को फिर खत्म कर दीजिए, होना ही नहीं चाहिए। ये है किस लिए? आज ही के दिन के लिए ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं। तो बिहार की जनता अपना जो मत है वो 9 अक्टूबर को दिखाएगी। आप थोड़ा कॉल करेंगे, जनता ज्यादा जोरदार तरीके से बंद कर दिखाएगी। ये हम दावा करते हैं बिहार के लोगों से बातचीत और वहां घूमने फिरने के बाद। वहां जो लोगों का मिजाज है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये बंद उम्मीद से ज्यादा ये सफल होगा। ये राजनीतिक लोगों का बंद नहीं है, ये वोटर का बंद है। बिहार के वोटर इसको बंद करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के वोटर बंद करें, क्योंकि बिहार के वोटर्स की गणना यहाँ हो रही है। जब प्रशांत जी
सुबह भी दिन में भी जब हम ब्रेकिंग कर रहे थे इस विज्ञापन के ऊपर हमने ब्रेकिंग की थी, लेकिन विज्ञापन के बाद ये एक प्रेस रिलीज और उसके बाद अभी चुनाव आयोग का भी, मुख्य चुनाव आयोग का भी कि SIR जो है वो जारी है, किसी भी ढंग के भ्रम की स्थिति में ना रहें। ये सारी बातें लिखने का मतलब क्या है जब आप खुद ही विज्ञापन दे रहे हैं, खुद ही आप भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम कौन फैला रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। भ्रम तो चुनाव आयोग फैला रहा है। चुनाव आयोग को जो विज्ञापन आज सुबह इशू किया, ये सेल्फ गोल किया है, ये बीजेपी के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। अब उन्होंने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए कि आप जो है इसका विरोध करें, क्योंकि विज्ञापन देखकर आपने ये मैसेज दिया कि आप जो है दबाव में हैं और आप रिव्यू कर रहे हैं अपने फैसले को, और साथ साथ आपने 24 जून का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। 24 जून का ये पूरी जो एक्सरसाइज है राजीव जी, वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी देश का कानून होता है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चुनाव आयोग नागरिकता की पहचान नहीं करेगा। कोई ऐसा कानून, ऐसा संविधान में कहीं कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग नागरिकता घोषित करेगा, ये ऐसा अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि जो फरवरी की लिस्ट है, फरवरी तक का जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो चुका है, उसी में एडिशन डिलीशन करना है। वो कानून सम्मत है, वो संविधान सम्मत है। ये जो नया रिवीजन है, ये नई वोटर लिस्ट बना रहा है चुनाव आयोग। ये रिवीजन नहीं है, ये नई वोटर लिस्ट है। पिछली सब वोटर लिस्ट निरस्त हो गई है। तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे गए हैं, बहुआ मोहित्रा भी गई है, ADR भी गया है, कुछ और लोग भी गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन प्रथम दृष्टया ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है और बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र 1987 के बाद के जो लोग जन्म है, उनको अपने माता पिता का भी देना है। अब जरा देखिए, मैं आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से बताता हूँ कि 2001 से 2005 के बीच में कुल 2.8 लोगों के पास जन्म का प्रमाण पत्र था। 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, उनके माता पिता 70, 80, 60, 70, 80 और 90 के दशक के होंगे जी। आप अंदाज लगाइए कि वहां तो 1% भी लोगों के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा। क्या बिहार के लोगों के पास, कितने लोगों के पास पासपोर्ट होता है बिहार में? हाई स्कूल की मार्कशीट हमसे आपसे कहा जाएगा तो हाई स्कूल का हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे। अभी 2023 में कास्ट सर्वे हुआ है, जातिवार सर्वे हुआ है बिहार में, और उसकी फिगर है कि बिहार में लगभग कुल 15% लोग ही के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। अब आप सोचिए कहां से कोई लाएगा। तो ये पूरा इनका जो एक्सरसाइज है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रिवीजन नहीं है, नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। नई वोटर लिस्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है 2003 से जो आप ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये 75,000 1 लाख BLO जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये BLO कौन है? जरा इस तरफ भी राजनीतिक पार्टियों को अपनी निगाह देखनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को कि ये 1 लाख BLO कौन है, ये कब अपॉइंट हुए, किसको जवाबदेह है। बस जवाबदेह तो वो ERO को होंगे, लेकिन ये है कौन? इनकी चयन की प्रक्रिया क्या है? इनके नंबर होते हैं असेंबली वाइज। अगर आप जाएंगे तो आपको अपने असेंबली सीट का BLO का नंबर और नाम मिल जाएगा। ये पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं, कब अपॉइंट हुए थे। असली चीज जो है वो ये BLO के जरिए ही वोटर लिस्ट का पूरा खेल हो रहा है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था
ये जो पन्ना प्रमुख का प्रचार हुआ पिछले 6-7 साल मीडिया में, ये दरअसल बीएलओ का मैनेजमेंट हो गया था, तब ये पन्ना प्रमुख की बात मीडिया में फैलाई गई। जी, हम यहाँ पे 7 लोग बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी ने पन्ना प्रमुख को देखा है? वो एक फैंटम है, वो अदृश्य व्यक्ति है पन्ना प्रमुख। वो पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है, ये बीएलओ के ही जरिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और ये पिछले कई इलेक्शन में ये वोटर लिस्ट की मैनेजमेंट से ही चुनाव जीते जा रहे हैं। फिर वही कवायद चल रही है बिहार में, सीधे शब्दों में कहें तो वही कवायद है। आप ये मिसलीडिंग, अगर भ्रामक कह रहे हैं तो भ्रामक विज्ञापन किसने आज छपवाया सुबह सुबह? अगर आप अपनी ही बातों से पलट रहे हैं तो ये बता दीजिए, चुनाव आयुक्त साहब ये बता दें कि आखिर आपने ये विज्ञापन छपवाने का आपका मकसद क्या था? उसमें आपने उन 11 दस्तावेजों का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि एसआईआर में, यानी कि 24 जून को हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वही नोटिफिकेशन मान्य है, उसी आधार पे आप फटाफट डॉक्यूमेंट्स निकालिए, दीजिए, जमा कर दीजिए? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? आप तो कह रहे हैं कि नहीं। जी प्रशांत जी, विज्ञापन देने का मंशा यह है कि लोग उसको रिलैक्स किया गया कि अभी डॉक्यूमेंट मत दीजिए, अपना केवल फॉर्म जमा कर दीजिए। जैसा फराज आकिब साहब कह रहे थे कि वो तो और सुविधाजनक है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस जाए उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास तो 6 करोड़ 7 करोड़ फॉर्म आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बंगाल भी है, तमिलनाडु भी, केरल में, और फाइनली पूरे देश में होना ही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देगा अगर, तो आगे कैसे होगा काम? तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ दलील देने के लिए ये काम, ये विज्ञापन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे गए तो ये आंगन फांगन में विज्ञापन छपा गया है। और जो दबाव बढ़ रहा है, 9 जुलाई को बिहार बंद की बातें हो रही है सब पर, तो उसके दबाव में ये फैसले लिए गए, विज्ञापन उस दबाव में आया है तो सुप्रीम कोर्ट में गए। मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं वो। जब मीडिया ने इसको, जब आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाया और लोगों ने भी किया मीडिया ने, तब इन्होंने ये ट्वीट जारी किया कि हमने कुछ भी रिलैक्स नहीं किया है जी। अब इसका जो पॉलिटिकल मतलब, जो अभी हमारे मित्रों ने भी कहा कि ये जो 1 लाख बीएलओ है और 4 लाख वॉलंटियर है, ये वॉलंटियर कौन है? 4 लाख में मान लीजिए कि 1 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, बाकी 3 लाख कौन है? ये कहां से आ गए? इनके कोई बायोडाटा लिए गए? इनकी कोई चयन की प्रक्रिया है? बीएलओ के चयन की प्रक्रिया क्या है? क्या इंटरव्यू होता है? कोई वैकेंसी निकलती है? उनको कोई मानदेय मिलता होगा इलेक्शन कमीशन के काम के लिए? वो कोई ना कोई, वो टीचर है या आशा वर्कर है या जो भी है, तो उनको इलेक्शन कमीशन के काम के लिए कुछ मानदेय मिलता होगा, तो उनका चयन कैसे होता है? इसकी भी स्क्रूटनी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये पूरी जो प्रक्रिया जितना संभव हो सके बीएलओ के पीछे पॉलिटिकल पार्टी अपने लोग मोबाइल कैमरा लेके लगा दें। वो कितने लोगों के पास जा रहा है? क्योंकि मैं जो चुनाव आयोग के दावे हैं कि इतने करोड़ लोगों को कर दिया, और जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ तमाम मीडिया हाउसेस में और सोशल मीडिया में और सब जगह पे, उसमें तमाम दावे ऐसे आ रहे हैं कि बीएलओ उनके पास पहुंचा ही नहीं। उसके बाद जो लगभग 2 करोड़ लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, जो बिहार के हैं, उनको काम जो तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु में काम कर रहा है, वो तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में मतदान करेगा। उसकी जन्म भूमि, कर्म भूमि बिहार है, उसकी पॉलिटिकल चॉइसेस बिहार है, उसका परिवार बिहार में रहता है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है कि जो उसका स्टेट है जहां उसके परिवार के लोग रहते हैं, वहां की सरकार चुनने में उसकी भूमिका होनी चाहिए जी। कि उसकी ये भूमिका होनी चाहिए कि तमिलनाडु में अगर वो नौकरी करने गया है तो वो चुने कि वो डीएमके की सरकार आएगी या एआईडीएमके की आएगी, जिसका उसको मालूम नहीं है कुछ।
और वहां वो केवल रह रहा है किराए के मकान लेकर। तो ये 2 करोड़ बिहार के बाहर के लोग हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने राज्य की, जहां उनका परिवार रहता है, जहां के वो हैं, वहां की सरकार चुनने में उनका योगदान होना चाहिए। तो ये पूरा तरीके से अनैतिक है और गैर संवैधानिक है। और एक आखिरी बात ये, इस पूरी प्रक्रिया में आपने ट्वीट दिखाया है जो 24 तारीख का इनका फरमान आया चुनाव आयोग का, जो आज विज्ञापन हुआ, उसमें चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो पहले से बड़ी खराब थी और ज्यादा खराब हो गई है। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज बनाम चुनाव आयोग था, विपक्षी पार्टियां बनाम चुनाव आयोग था, अब बिहार की जनता बनाम चुनाव आयोग है। अब चुनाव आयोग वहां पे एक पार्टी है बिहार की जनता के सामने, और ये जो पूरा खेल चुनाव जीतने का हो रहा है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद बिहार में, अब इस पे बहुत गंभीरता से विपक्षी पार्टियां लगेंगी, लगना चाहिए, और आसान होगा चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए जनता के बीच में जाना आसान होगा कि जनता आप समझ रही है कि चुनाव आयोग जो है उसकी नीयत साफ नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं ज़रा जल्दी से जयशंकर जी आपके पास। हमारे तमाम साथियों को आप सुन रहे थे, और चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग चुनाव आयोग चुनाव आयोग, हम लोग ही रट के जो है ना, वो हम कंफ्यूज हो गए हैं जयशंकर जी, हम ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। कभी कुछ और कहता है, विज्ञापन कुछ और छपवाएगा अखबारों में, उसके बाद कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और, लेकिन पिस रही है जनता। और सबसे बड़ी चीज़ कि चुनाव आयोग कह रहा है आर्टिकल 326 के हिसाब से हम कर रहे हैं। आर्टिकल 326 के हिसाब से आप कर तो रहे हैं, लेकिन नागरिकता जांचने का अधिकार आपको नहीं है। चुनाव करवाने का अधिकार है, वोटर आईडी देने का अधिकार है, वोटर कार्ड देने का अधिकार है, लेकिन बहुत सही कह रहे थे शाकिब जी कि भाई पासपोर्ट जिस आधार पे आप बनवाए, उस आधार को नहीं मान रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट को मान रहे हैं आप। वाह! इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वहां पर कितने परसेंट लोगों के पास, 1.4% लोगों के पास, या 2.4%। आज ही मैं एक कार्यक्रम घूमता हुआ आईना में ये बात मैंने मेरा वीकली प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने बोली है ये बात। 2.4% बिहार में लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है, और जो पासपोर्टधारी हैं उसमें से अधिकतर बाहर होंगे, दूसरे देशों में बसे होंगे, या दिल्ली से बाहर होंगे, बिहार से बाहर होंगे। लेकिन ना आधार चलेगा, ना पैन कार्ड चलेगा, ना मनरेगा जॉब कार्ड चलेगा, ना राशन कार्ड चलेगा, ना पेंशन कार्ड चलेगा। आखिर चलेगा क्या? वही जो चाहेंगे। शाकिब जी कुछ कह रहे हैं। शाकिब जी, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मान रहे। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं चलेगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो चालान कटेगा 15,000 का, लेकिन उसको मानेंगे नहीं कि आप उसमें आप भारत के नागरिक हैं। आधार कार्ड लाने का, जयशंकर जी आपको याद होगा, आधार कार्ड लाने का मकसद था कि एक डॉक्यूमेंट आपकी जेब में अगर है तो आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके 5 उंगली के निशान हैं, आपके दोनों आंखों के हैं, पुतलियां ली हुई हैं, और उसके बाद इसको नहीं मान रहे हैं आप। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक आदमी की अपनी पहचान, शारीरिक पहचान भी दी हुई है, बायोमेट्रिक पहचान जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। जयशंकर जी। जी राजीव जी, ये चुनाव आयोग जो है, पहले से ही कहा जा रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन बन चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव कराए, जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कराए, और जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए, उसकी अगली कड़ी, इसमें बड़ा अनुसंधान हुआ होगा मुझे लगता है, उसकी अगली कड़ी जो है बिहार में देखने को मिलेगी। और अब ये बिहार के लोगों पर निर्भर करेगा कि क्या वो लोग इसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे या इसके विरोध में खुलकर सड़कों पे आएंगे। सीधी सी बात है भाई, साफ बात है कि
फिर आप बंद कर दीजिए ना ये आधार कार्ड, और इतनी बड़ी एजेंसी लगाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च कराए आधार कार्ड बनवाने के नाम पे। ये ड्राइविंग लाइसेंस का है उसको बंद कर दीजिए। सारा ये सब क्यों करा रहे हैं? पैन कार्ड आप कहते हैं कि हर चीज में पैन कार्ड लिंक करना बड़ा जरूरी है। ये सारे तो वरना छानबीन करके ही तो बनते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कोई हवा हवा में बन जाता है। अब उसको आप नहीं मानेंगे तो इसका कोई मतलब है क्या? पहले कह रहे थे नहीं साहब ये आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होगा, आधार कार्ड आपका जो यूआईडी है वही एक कागज, वही एक पेपर है जिससे सारा काम होगा। अब उसको भी आप नकार रहे हैं। असल बात क्या है कि बिहार में जितने भी सर्वेक्षण आए हैं, चाहे वो इनके अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, चाहे इनके भक्त मंडली वाले जो पोस्टर हैं उन लोगों के भी जो आए हैं, उसमें हर जगह दिखाई दे रहा है कि साहब एनडीए बहुत बुरी तरह से बिहार में हाथ ले जा रहा है। तो अब उसको कैसे किया जाए, इस पर पूरा का पूरा काम हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा संसाधन ये लोग बनाना चाहते हैं मतदाता सूचियों कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों को देखिए, खास तौर से जो अकलियत के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों में वो लोग हैं जो कभी भी बीजेपी और एनडीए को वोट नहीं देते हैं, या अति पिछड़ी जातियां हैं, या दलित समाज के लोग हैं, गरीब गुरबे हैं जो अपने लालू यादव को अपना मसीहा मानते हैं, जिन्होंने उनको सम्मान दिलाया, मान दिलाया, सम्मान दिलाया, उनको लगता है कि साहब हम बराबरी के दर्जे पे आ गए हैं। वो सारे लोग उनके निशाने पर हैं, उनके पास। अब आज तो मैं देख रहा था कहीं कहीं जो इंटरव्यू जा रहे थे कुछ लोगों के, वो कहा था हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास जमीन का भी कोई जायदाद का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पिताजी की बात छोड़िए हमारा ही नहीं है कुछ, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, वो क्या करेंगे क्या? तो दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ा जो खतरनाक ट्रेंड है, 3 चीजें आपने दिखाई अभी। एक जो 24 जून की अधिसूचना दिखाई, फिर एक विज्ञापन दिखाया, और फिर एक चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार का फोटो है, लेकिन उस पर नीचे कुछ और लिखा है, ईसीआई बिहार या क्या करके है कुछ, वो जो ट्वीट है वो दिखाया आपने। तीनों अंतर विरोधी हैं। तो साफ ज्ञानेश कुमार तो ये कहना चाहिए कि ये जो विज्ञापन आज निकला है वो हमारा नहीं है, फर्जी है, ये कहो आप। ये भी नहीं कह रहे हो साहब लोग भ्रम फैला। भ्रम किस बात का भ्रम है? और भ्रम जरूर है, जैसा और सबसे बड़ी चीज है जयशंकर जी, चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को ट्वीट किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो फर्जी भी नहीं कह सकते। नहीं, फर्जी भी नहीं कह सकते, लेकिन भाई उसको खारिज तो कर रहे हैं आप ना। हाँ। तो बताओ कि वो गलत है या सही है, तुम बताओ। लेकिन जैसे हमारे पैनलिस्ट सारे कह रहे हैं, ये भ्रम फैलाने की ही कोशिश हो रही है कि ठीक है, अच्छा भैया 26 जुलाई तक नहीं जमा कर सकते हो ना, तो चलो 16 अगस्त तक कर देना, 26 अगस्त तक कर देना, जो भी डेट दिया है उस डेट तक कर देना, वो डॉक्यूमेंट ला के रख देना। भाई जिसको आज नहीं मिल रहा है, 26 जुलाई तक नहीं मिल रहा है, तो 26 अगस्त तक कैसे मिल जाएगा उसको? जी। अगर है ही नहीं, हमारे पिताजी के पास का जन्म प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, हमको लगता है बिहार में कितने लोग हैं जिनके पास मिल जाएगा? सारे लोग परेशान खोज रहे हैं कैसे मिलेगा, कहाँ से बनेगा। कहीं कोई संदूक पे थोड़ा रख करके रखता है, पिताजी को गुजरे हो गया कितने बरस। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब सीधा सीधा मकसद ये है कि कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित करना है, और इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिडन एजेंडा जो है कि जो लोग उसके राज को, जो उनका अपना हिंदू राष्ट्र है, मनुस्मृति वाला राज है, उसको कायम करने के विरोधी लोग हैं, चाहे ओबीसी के कुछ लोग हों, अति पिछड़ी जातियों के हों, दलित समाज के लोग हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, तो इनको ऐसा करो कि वोटिंग राइट से ही बात कर, ये वोट ही नहीं देने पाए। ये अगर जो षड्यंत्र है, मैं कहना चाहूंगा राजीव जी कि विपक्ष को जरा सा भी लापरवाही बरतना बहुत बड़ी भयानक चूक होगी और लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष को अपने संघर्ष को जरा सा भी शिथिल नहीं करना चाहिए, किसी तरह का विराम नहीं देना चाहिए। 9 जुलाई का अगर मान लीजिए आपने बिहार बंद का काल दिया है, उसी दिन दिल्ली में भी चुनाव आयोग का घेराव होना चाहिए, उसके सामने धरना प्रदर्शन होना चाहिए, लाठियां खाने को भी तैयार रहनी चाहिए अगर पुलिस की लाठियां चलती हैं तो ये मतलब किसी हालत, क्योंकि अगर वोटिंग राइट नहीं रहेगा, इससे बड़ा तो और हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार है नहीं। अगर इसको भी आप छीन लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए ये बिहार के लोगों को उनकी अस्मिता को चुनौती है, ये बिहार के लोगों को साबित करना। और मैं आपको बताऊं एक बात, ज्ञानेश कुमार जी को भी याद रखना चाहिए, 1995 में
इसी तरह के कुछ काम टीएन शेषन साहब ने भी किए थे और बिहार के लोगों ने उसको भी अपनी अस्मिता के खिलाफ माना था कि हमको चुनौती दे रहा, हमारे अस्मिता को चुनौती दे रहा है। नतीजा हो गया कि लालू यादव बहुत बम्पर वोटों से जीत करके आए थे। जो लोग लालू के खिलाफ भी रहते थे लालू प्रसाद के, उन लोगों ने भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मतदान किया था, कहा कि ये हम इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बिहार के चुनाव अधिकारियों पर ही अविश्वास करना शुरू कर दिया था, बिहार के लोगों पर अविश्वास करना शुरू कर दिया था। मुझे याद है, मैंने उस समय इंडिया टुडे में था, मैं वो रिपोर्ट कर रहा था पूरे बिहार में घूम करके। तो ये सब है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग इतनी आसानी से छोड़ देंगे। ये ज्ञानेश कुमार जी को इस मुगालते में कतई नहीं रहना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी के लोगों को भी, संघ परिवार के लोगों को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जिस दिन ये होगा लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर काहे की सत्ता और काहे का समाज, अदालतें भी तय करती हैं, संसद और विधानमंडल भी तय करते हैं, लेकिन सड़कें भी करती हैं तय। ये इस देश ने, इस बिहार ने साबित भी किया हुआ है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। जरा अमलेंदु जी, जरा अब उस साइड चलते हैं जहां से धांधली की बू आती है। ये वही धांधली जो हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में की गई, माफ़ी चाहूँगा, हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली में, और ख़ासकर महाराष्ट्र में। अब जो ये विज्ञापन है, इस विज्ञापन को अगर गौर से देखिए तो उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिस पे हमारे तमाम साथी विश्लेषण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि सबके फॉर्म तो ज़रूरी है, फॉर्म तो हम भरवा लेंगे, लेकिन ERO जो है वो तय करेगा कि आपको कार्ड मिलना है कि नहीं मिलना है। ERO तय करेगा, और इसका मतलब है कि ERO बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो तो इलेक्शन कमिश्नर से भी बड़ा आदमी हो गया, और वो चाहे तो पैसा भी लेगा। भाई खुलेआम चलता है, घुसखोरी चलती है, इसलिए बोल रहा हूं। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिंपल सी बात है। शाकिब जी कुछ कह रहे हैं जी? तो सेवा शुल्क बोलते हैं, सेवा शुल्क। हाँ, सेवा शुल्क, घूसखोरी रिश्वतखोरी नहीं, सेवा शुल्क। सेवा शुल्क चलिए, हाँ वैसे ही जैसे असत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए संसद के अंदर, वैसे ही सेवा शुल्क तो लगेगा अमलेंदु जी। और सेवा शुल्क न दिए तो आपका नाम काट के वहां हम अपना नाम जोड़ लेंगे, अपने वाले का नाम जोड़ लेंगे। भाई 8 करोड़ मतदाता हैं, हम 8 करोड़ मतदाता दिखाएंगे, लेकिन जब आपका नाम कट जाएगा तो आप कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तेजस्वी यादव की वो बाइट सुन लिए होंगे हमारे तमाम साथी, सुबह ब्रेकिंग में भी दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जो मीडिया वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। मीडिया पे जबरदस्त बरसे तेजस्वी यादव कल जब वो भाषण दे रहे थे अपने स्थापना दिवस पे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। नहीं सुने हो तो एक बार सुना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाषण, जरा सुन लेते हैं। और फिर इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी ये बात समझना कि यहां पे कहीं ना कहीं धांधली की बू आ रही है, और यहां खुले तौर पे धांधली की बू आ रही है, क्योंकि आज इसके बाद जो 2 ट्वीट्स आए हैं, एक बिहार इलेक्शन कमीशन का और दूसरा दिल्ली में यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का, इससे तो साफ लग रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। इस बीच खबर यह है, खुले तौर पे खबर नहीं, सूत्र नहीं, कि मनोज झा आरजेडी की तरफ से वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, यानी आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कल तय होगा कि इस पर सुनवाई कब होगी। अभी वेकेशन कोर्ट है, 13 तारीख से नॉर्मल कोर्ट लगने वाली है, 14 तारीख से, 13 रविवार है, 14 तारीख से अगला मंडे, इस मंडे के बाद। लेकिन उससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पर स्टे का आदेश होगा, यह भी देखा जाएगा। पहले सुनिए जरा मीडिया पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते,
लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन टायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला मंगे हैं भैया, इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे, बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे, अखबार वालों को उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा? हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है। तो सुन लिया आपने अमलेंदु जी, एक भाषण तेजस्वी यादव का, और बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ भाषण बल्कि जो कह रहे हैं वो करना भी। TTM कह रहे हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। किसका? मीडिया का, TTM। चलिए, लेकिन दूसरा नाम, अब क्या नाम दूसरा बता दे रहा हूं। अभी इसके बाद एक ट्वीट किया इन्होंने। ट्वीट ये था कि एक दूसरे मीडिया हाउस का एक की खबर को RJD ने कोट करते हुए ट्वीट किया। उस खबर में ये कि ये विज्ञापन आया है और अब 9 तारीख को जो ये बिहार बंद करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो कैंसिल। उसके बाद वो जो नाम देने वाले हैं वो नाम देते हुए इन्होंने ट्वीट किया कि ये है मीडिया। हमने किसने कहा कि हमने कैंसिल कर दिया? हमने 9 तारीख का अपना प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं किया है, ये लिखते हुए RJD ने। यानी मीडिया खुद बिना पूछे हुए, बिना कंफर्म किए हुए अपनी तरफ से सारी चीजें चलाकर, चूंकि यहां पर अपोजिशन है और वो कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए आप जो मर्जी सो दिखाइए, जो मर्जी सो करिए। जरूरत है, थोड़ा तो बैलेंस होना चाहिए अमलेंदु जी। लेकिन इन सब के बीच बैलेंस तो चुनाव आयोग को भी होना चाहिए। उसी मीडिया का सहारा ले रहे हैं, उसी मीडिया में विज्ञापन छपवा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये भ्रामक है। यही लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं अमलेंदु जी? राजीव जी, ज्ञानेश कुमार जी जो है वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर चुके हैं।
ये जो बताया गया है, अभी जो उनकी विज्ञप्ति आई है आधा घंटा पहले कि 1,69,00,000 मतदाता जो मतलब के फॉर्म जो है वो आ भी चुके हैं उनके पास, ये बताया गया है। अरे भाई, ये कौन लोग हैं जिनके फॉर्म आ गए हैं? क्या बढ़ा लिए 1 करोड़ मतदाता? हो गया 1 करोड़ का घपला? ये कौन है बिहार में जिनके पास 1,69,00,000 जिनके पास जन्म का प्रमाण पत्र है? जबकि आंकड़े बताते हैं राजीव जी कि सिर्फ 3% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। तो ये 21% फॉर्म जो आपके पास आ गए लॉटरी, किनके आ गए हैं? ये क्या महाराष्ट्र हरियाणा से ले आए यहाँ लोगों को बिहार में? ये तो राजीव जी और बड़ा खतरा उन्होंने बता दिया है जी। कि आपके नाम कटेंगे ही नहीं, बल्कि 1 करोड़ फर्जी नाम चढ़ भी जाएंगे। अब ये शंका पैदा हो रही है। दूसरा राजीव जी, ये जो ERO लगाए गए हैं, ये कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं कि अफगानिस्तान से आए हैं? अलकायदा के आदमी हैं कि ISI के हैं? किसके आदमी हैं ये? इनके पास है खुद के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स? जो तय करेगा कि आपको नागरिकता मिलनी है कि नहीं मिलनी है और आपका वोट बनना है कि बनना है, पहले उसकी तो जारी कर दो कि ये 3 लाख जो आपने किए इनके सबके डॉक्यूमेंट पक्के हैं। तो ये बहुत बड़ा घपला है और राजीव जी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इनकी नियुक्तियों में है। और वरना बताए चुनाव आयोग इनके नियुक्ति का आधार क्या था? किस अखबार में विज्ञापन देकर या किस आपने मीडिया में आपने विज्ञापन देकर इनकी भर्ती की है? इनका आखिर पैमाना क्या था? ये कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे आपने मतदाताओं से कहा कि भाई आपको 11 डॉक्यूमेंट देने हैं, इनसे आपने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? जो व्यक्ति एक आम नागरिक की नागरिकता तय कर रहा है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या दिए हैं? चुनाव आयोग को पता है पहले कि ये सब आए कहां से? पाकिस्तान से आ गए हैं या ISI के हैं कि अलकायदा के हैं? और अगर नहीं है तो इनका जारी करें अपनी वेबसाइट पर कि भाई ये लोग हैं, इनके सबके डॉक्यूमेंट पक्के हैं और इन्होंने ये दाखिल किए। 11 इनके पास है 11 प्रमाण पत्र। तो ये राजीव जी बहुत बड़ा घपला है और इस एक तरीके से कहा जाए ये सिर्फ वोट काटने का मसला नहीं है, नागरिकता छीनने का मसला है। और मैं फिर कहूंगा राजीव जी कि ये पूरा जो गुलवलकर की थीसिस है, उस थीसिस को अप्लाई किया जा रहा है। हिटलर से प्रेरणा लेकर RSS बना था और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। गैस चैम्बर्स यहाँ बनेंगे, ये उसी की तैयारियां हो रही हैं। जब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग के नाम काटे जाएंगे और उनको जो है नागरिकता उनकी छीन ली जाएगी, तो ये कहाँ जाएंगे? क्या अरब सागर में इनको फेंक दिया जाएगा? तो ये तैयारियां वही हो रही हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में देश जो है बहुत खतरनाक रास्ते में बढ़ रहा है। और अगर विपक्ष ने राजीव जी अभी ताकत के साथ इसको नहीं रोका जी, तो समझिए देश जो है वो बहुत गलत रास्ते पर जा चुका है। क्योंकि ये तैयारियां जो हैं ये दूसरी तरफ जाती हुई अब दिखाई पड़ रही है। बहुत खतरनाक जो है वो तैयारियां ये दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका वोट कट जाएगा तो आपको 4 किलो अनाज नहीं मिलेगा या आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, इतना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो साफ साफ कहा जा रहा है कि नागरिकता ही आपकी छीन ली जाएगी, स्पष्ट कहा जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक तरीके से है और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि चूंकि हरियाणा में और जो महाराष्ट्र में मांगा गया विपक्ष की तरफ से कि भाई आप बताइए कि आपने वोटर लिस्ट जारी की थी, 2024 का लोकसभा चुनाव था, 2024 का विधानसभा चुनाव है, वो हमको आप दे दीजिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। तो चूंकि वो मांग रहा है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, तो अब उस रास्ते बेईमानी नहीं की जा सकती है। तो दूसरा रास्ता जो ये निकाला गया है कि किसी तरीके से ये सब किया जाए और इसके परिणाम राज्य आने वाले समय में बहुत घातक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें मजबूती से आंदोलन करना चाहिए। कानूनी रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का, हालांकि इस समय चूंकि वैकेशन बेंच होगी। ऐसा है अमलेंदु जी, जब लोग EVM को खंगाल रहे थे ना, तब यहाँ ये रास्ता निकल चुका था। आप याद कीजिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव और उसके बाद सब्यसाची दास की रिपोर्ट, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी रिपोर्ट, उन्होंने जो 3 बिंदु रखे थे, इसलिए और हम लोग लगातार इस मसले पे बात कर रहे थे कि मामला सिर्फ और सिर्फ EVM का नहीं है, यहाँ घोटाले एक नहीं 3-3, 4-4 लेवल पे हो रहे हैं। साकिब जी आपके पास जरा आना चाहता हूँ। एक तरफ RJD भी अब सुप्रीम कोर्ट में है, RJD की तरफ से मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
और एडीआर ने अपनी याचिका दायर की है। कल कुछ एक और याचिकाएं आएंगी, कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ से भी आएंगी। यानी एक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो कानून के पक्ष को भी देखा जा रहा है। दूसरा है कि 9 तारीख को इसके प्रोटेस्ट में बिहार बंद का आह्वान किया गया है। अब वो बंद कितना सफल होगा, किस ढंग से होगा, घेराव होगा, क्या होगा, जैसे कह रहे हैं प्रेम कुमार जी उस ढंग से होगा, चक्का जाम ही नहीं पूरे बिहार को बंद कीजिए, बिल्कुल ये होगा। और इन सब के बीच कई ऐसे बीएलओ हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमारे पास नहीं है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही, ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, बाइट्स आ रही हैं। लेकिन इन सबको भी थोड़ा इस राउंड में जल्दी में थोड़ा मैं ये चाहूंगा कि कहां से यहां पर घोटाले की बू कैसे दिखाई देती है। क्या यहां पर यह पता लगाया जा सकता है शाकिब जी कि किसी के नाम काट दिए गए लेकिन नाम जो जोड़े गए हैं, क्योंकि ये अब फाइनल लिस्ट आनी है 30 सितंबर को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। उसके 2-3 दिन बाद अक्टूबर महीने के पहले, दूसरे, तीसरी तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। छठ के बाद यानी 26 अक्टूबर के बाद चुनाव करवा लेंगे 3 चरणों में, और नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा 10-12 नवंबर तक। यही होगा, अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 3-4 चुनावों का यही ट्रेंड रहा है, छठ के बाद, छठ से पहले, दिवाली से पहले, जो भी है। लेकिन अगर 8 करोड़ 7 करोड़ 90 लाख मतदाता आज की तारीख में हैं, तो हम ये मान के चलें कि इतने मतदाता फिर एनरोल हो जाएंगे शाकिब जी, इतने मतदाता एनरोल हो जाएंगे। और अगर इतने एनरोल हो गए तब तो शक जो है वो बढ़ना जरूरी है, लाजिमी है। राजीव भाई, आज के चुनाव आयोग के विज्ञापन को अगर आप देखें तो उसके बाद जो नतीजा आया है कि ईआरओ फाइनल करेगा। हाँ। आप अभी फॉर्म जमा कर दीजिए। फॉर्म इसलिए जमा करने की हड़बड़ी दिखाई गई है आज कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब आपका सॉलिसिटर जनरल जो है या चुनाव आयोग का वकील खड़ा होगा तो वो कहेगा कि भाई हमने इतने फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए हैं, लोग जो इंटरेस्टेड है, लोग जमा कर रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आपने जैसा कि देखा कि बिहार का जो इलेक्शन कमीशन है वो नीचे ट्वीट करता है कि कुछ लोग भ्रामक जो है सूचनाएं फैला रहे हैं और वो तमाम चीजें, तो ये सारी बातें कोर्ट में रखने के लिए उनके पास होंगी कि देखिए हमारे पास तो हमको तो जनता का सहयोग मिल रहा है, विपक्षी पार्टियां हमको सहयोग नहीं कर रही है। तो ये असल में इसकी कवायद है कि आज ये विज्ञापन दे दिया गया कि आप बिना दस्तावेज के भी फॉर्म जमा कर दीजिए। आप फॉर्म आपको बीएलओ दे देगा, आप जल्दी जो है उसका आधार नंबर और वो सारा डिटेल है वो जमा कर दीजिए बीएलओ के पास में। लोगों को क्या समझाया जाएगा? देखिए जो गरीब आदमी है वो सबसे पहले सोचता है कि उसके पास कुछ हो ना हो, रहने की छत हो या ना हो, उसके पेट में अनाज होना चाहिए। और उसको समझाया जाएगा कि अगर तुम जो है ये फॉर्म भर के नहीं दोगे तो हो सकता है आने वाले दिन में अगर तुम्हारा नाम चुनाव आयोग ये वोटर लिस्ट से कट जाएगा, तुमको राशन नहीं मिलेगा। वो बेचारा गरीब आदमी आए और न इधर देखेगा ना उधर देखेगा, वो जल्दी में फॉर्म जमा करके उसको अंगूठा लगा के या जैसे भी हो सिग्नेचर करना होगा सिग्नेचर करके जमा कर देगा उसके पास। ये असल में आज के इस विज्ञापन का मूल यही है कि जल्दी से जितना ज्यादा फॉर्म कलेक्ट कर लिया जाए। और देखिए ये विज्ञापन सुबह में आता है और शाम में जो है ईसीआई जो है वो ट्वीट भी कर देता है, मतलब परसेंटेज और नंबर ऑफ फॉर्म्स ये भी ट्वीट कर देता है कि इतने फॉर्म भी आ गए, इतना प्रतिशत काम हो गया है। ये बहुत स्पष्ट है कि ये असल में इसीलिए ये सब कुछ किया गया है। अब दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ईआरओ चेक करेगा। ईआरओ मतलब इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा, ईआरओ जिलावार बनेगा। अब उस ईआरओ के पास ये पावर होगा कि भाई आपका नाम रखे या ना रखे। उतने में उसको 2-4-10 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ हटाने की जरूरत क्या है? वो 10-20 लाख वोट जो है वो चिन्हित करके निकाल देगा। अरे मुसलमानों का ज्यादा हिस्सा जाएगा उसमें कि मुसलमान के बारे में पता है कि ये एनडीए को वोट नहीं देने जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करेगा। फिर यादव समाज के लोगों को टारगेट करेगा। फिर जो यादव ओबीसी जातियां हैं जिनके नीतीश के से हट करके आरजेडी में जाने की या महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होने की आशंका है, उनको चिन्हित किया जाएगा। रविदास समाज के लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करके 10-20 लाख हटा देना है। पिछला अगर आप देखेंगे, अब 25 सितंबर को पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 25 सितंबर को आचार संहिता लगी थी बिहार में। 25 सितंबर को चुनाव की पूरी घोषणा हुई थी। अब आप देखिए, और पिछले चुनाव का जब रिजल्ट आया था तो महज 12,000 वोटों का अंतर था। महज 12,000 वोटों का अंतर था दोनों गठबंधन के बीच में, इंडिया और एनडीए, मतलब जो तत्कालीन जो महागठबंधन था, यानी आज भी वो बिहार में महागठबंधन का ही स्वरूप है। सिर्फ 12,000 वोटों के मार्जिन से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी थी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। तो वो 12,000 को 12 लाख कर देना है और उसमें चिन्हित कर लेना है भाई 50 सीटें आप जहां पर 50 वोटों से के मार्जिन से हार जीत हुई है,
जहां 1000 वोटों के मार्जिन से हार जीत हुई। हमारी सीट 1200 वोट के मार्जिन से हार जीत हुई है। हमारे यहाँ तो डिक्लेयर हो गया था कि भाई आरजेडी का कैंडिडेट जीत गया है, 9:30 बजे रात में फिर पता चलता है कि नहीं भाजपा कैंडिडेट जीत गया है। ये सब तमाशे हुए। तो ये तमाशा करने में बहुत ज्यादा क्या 10-20 लाख को हटाना है और वो 10-20 लाख यारो कर देगा। और अभी ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है आप देख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी में सारा का सारा कंट्रोल जदयू से हट करके बीजेपी का कंट्रोल हो गया है। बिहार की ब्यूरोक्रेसी में कंप्लीटली बीजेपी ने पेनिट्रेट कर लिया है और वही ब्यूरोक्रेसी चला रही है। वरना आज जो बिहार की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, वो इस तरह की नहीं होती कभी भी। आप देखिए अभी विजय सिन्हा का आज बयान देख लीजिए, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, गोपाल खेमका जो जिनका पटना में मर्डर हुआ, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अपराधी को पकड़ेंगे, बुलडोजर चलाना होगा तो बुलडोजर भी चलाएंगे। मतलब ये वही यूपी वाला मॉडल, मतलब एक एनार्की क्रिएट करना बिहार के अंदर में इनका पूरा टारगेट है कि हमारे पास सत्ता आएगी, एक अन्य मार्ग में मेरा मुख्यमंत्री बैठेगा और हम इसी तरह से बिहार को बुलडोजर चलाएंगे, इनकाउंटर करेंगे, फलाना करेंगे, ठोक देंगे, जो इनकी रणनीति होती है, मतलब जो यूपी वाला मॉडल है। तो ये तमाम चीजें इन्होंने सेट, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। राजीव भाई आप ये बताइए, आपने कोई सरकारी योजना, किसी सरकारी योजना के बारे में आप मुझे बता दीजिए जिसका नोटिफिकेशन आ जाए और अगले दिन से उस पर काम शुरू हो जाए। मतलब 24 तारीख को नोटिफिकेशन आती है और कहा जाता है 25 जून से काम शुरू हो गया है। मतलब आपने पहले से इसका मतलब तैयारी कर रखी थी। 8 करोड़ फॉर्म छपवा के रखे थे ना, कागज आपके पास था। आपका दूसरे तीसरे दिन से बीएलओ भी घूमने लगा थैला में फॉर्म लेकर के। मतलब जहां नहीं गया, जहां आया है वहां तो फॉर्म दिया है, तो इसका मतलब आपने फॉर्म वगैरह सब छपा लिए थे। मतलब या 3 दिन में 4 दिन में ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ फॉर्म आप छपा लेंगे। मतलब बिहार की मशीनरी कितनी जो है फास्ट है और कितना कुछ कर सकती है। तो हम लोग बाढ़ में भी देख लेते हैं, बाढ़ में ही हम लोग देख लेते हैं कि भाई 2-2 दिन तक खिचड़ी खिलाने का काम होता है, वो भी नहीं हो पाता है बाढ़ पीड़ितों को। सुबह में ब्रेड जो है पाव बांटने और रेडी टू ईट चीजें देने की का काम होता है, वो नहीं कर पाता है बिहार की ब्यूरोक्रेसी। और आप देखिए कि एक आदमी का मर्डर होता है, मतलब इतना थाना इतनी दूरी पे है कि जहां पे मर्डर हुआ है वहां पे अगर आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो थाने में आवाज जाएगी बाइक की, और 1.5-2 घंटे के बाद वहां पुलिस आती है। तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, इसको समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ईआरओ होंगे उन्हीं के लोग होंगे। अभी प्रशांत सर कह रहे थे ना कि ये जो 3 लाख लोग, जो 1 लाख पहले, मतलब चलिए 1 लाख बीएलओ मान लिया हमने प्रशिक्षित हैं, सरकारी टीचर हैं या जो भी हैं, बाकी के जो 3 लाख आपने जोड़े हैं उनका क्या पैमाना है? वो आशा वर्कर्स हैं, वो जीविका दीदी हैं, उनका तो अपना काम होता है। उनको क्या आपने कोई ट्रेनिंग दी है वोटर लिस्ट से ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसके संबंध में, या बिना ट्रेनिंग के उनको आपने झोंक दिया है? अगर आपने बिना ट्रेनिंग के उनको झोंक दिया है तो ये तय मानिए कि आधा काम तो वो खुद भी नहीं समझ पाए हैं जिनको आपने इस काम में लगा दिया है। अब मैं देख रहा हूं, अभी मैंने अपने मोहल्ले में देखा था एक दिन कि 2-3 औरतें जो है वो पूरा जो है थैला बंडल लेकर के बेचारी वो घूम रही है धूप में, घर घर जा रही है। तो एक दिन में 20-25 परिवारों से वो संपर्क कर पा रही है और इनको करना है 26 जुलाई तक 8 करोड़। हमारे पास तो फॉर्म बीएलओ ने ला के रखा हुआ है मेरी पूरी फैमिली का, हमारे घर का सब लोगों का, लेकिन मैंने अभी जमा नहीं किया। मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है मामला, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को इंडोर्स करेगा कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी यह मामला नहीं रुकता है तो फिर आप जो है, अभी अमलेंदु भैया जो कह रहे थे कि वो गैस चैम्बर्स बनना है भारत में भी, तो उसके लिए हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब वो इस प्रक्रिया के बाद बने, जब भी बने, लेकिन बहरहाल अंत जो है वो गैस चैम्बर पे ही होना है। जी बहुत निराशाजनक है ये पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है, चिंतनीय है। ज़रा आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है पूरे प्रोसेस में? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा और आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि इस पूरी कवायद का मोटो जो है वो चुनाव प्रक्रिया को सशक्त बनाना नहीं होकर के पूरी चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करना है, वोटरों को जोड़ना नहीं होकर के वोटरों को हटाना है। और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो संदिग्ध है, और संदिग्ध चूंकि चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं। चुनाव ईवीएम से न कराए जाएं, चुनाव में वोटर को जोड़ना और घटाना ना हो, नए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं वो उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बीच में एक और नया तरीका आया है। और पहले आप लोग चर्चा ठीक कर रहे थे, पन्ना प्रमुख जैसी बातें जो हिपोथेटिकल बातें थी, अब तो पन्ना प्रमुख बीजेपी का कैडर रहता होगा,
लेकिन अब तो उन कैडर्स को ऑफिशियली एकोमोडेट कर दिया गया है और बिना घोषणा के किया गया है। कैसे नियुक्ति हो रही है, कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, और उस फॉर्म में जो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं है फोटो, कोई बात नहीं, आधार कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवल भर कर दे दो। भाई क्यों दे दो? हमारे पास आपका फोटो भी है, हमारे पास आपका आधार कार्ड भी है, तो ये एक ऐसा प्रपत्र आपको चाहिए जिसमें फोटो भी ना हो और जिसमें आधार कार्ड भी ना हो। यही तो ताजा फरमान है। तो आखिर इस प्रपत्र के मायने क्या हैं? इस प्रपत्र के पीछे क्या कुछ नए वोटरों को शामिल कराना इसका मकसद है? जिनका नाम है, फोटो है, सब कुछ है, उनको हटाना मुमकिन नहीं होगा, यह हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को जोड़ना तो बड़ा आसानी से मुश्किल है, आसानी से हो सकता है। और कुछ लोगों को वो जो हटाना चाहते हैं उसको लेकर के जो विरोध है, तो उसका रास्ता निकाला जा रहा है। चलो भाई, हम किसी को हटाएंगे नहीं, लेकिन जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो कौन लोग होंगे? जो प्रपत्र मात्र से, जिसमें फोटो भी नहीं है, जिसमें आधार कार्ड भी नहीं है, उसको बीएलओ के कहने पर आप वोटर बना देंगे? इतनी आसानी से नागरिकता मिलती है? अगर बीजेपी चाह ले और बीजेपी नहीं चाहे तो नागरिकता मिलनी कितनी मुश्किल है। ये दोनों बातें अब सामने हैं कि अगर आप देख रहे हैं नागरिकता पूछने लगते हैं तो पिताजी का आधार कार्ड लाओ, पिताजी का फोटो लाओ, दादाजी का लाओ, कब जन्म तिथि, कौन सा कागज, सारा कागज लाओ, तब हम मानेंगे कि आप नागरिक हैं। लेकिन बीजेपी ने अगर चाह लिया कि नागरिकता देनी है तो आपको आधार कार्ड भी नहीं चाहिए, आपका फोटो भी नहीं चाहिए, बस प्रपत्र भर दो, आप नागरिक हो गए, वोट देने लगो। भाई नागरिकता हटाने और नागरिकता जोड़ने की इतनी मुश्किल और आसान तरीकों का जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन ही तो अपने आप में संदिग्ध है। जिसको हम चाहेंगे वो नागरिक होगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नागरिक नहीं होगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव को लूटने की, चुनाव को कलुषित करने की, चुनाव के प्रति अविश्वास फैलाने की, ये पूरी कवायद है। आप देख रहे हैं लगातार चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हम पर, इस चुनाव पर हमें विश्वास हम कैसे करें? और आप कोई भी पूरे देशव्यापी सर्वे करा लिया जाए, कोई भी कर ले, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आज इस चुनाव प्रक्रिया में यकीन कर रहे हैं। तो चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करना चुनाव आयोग का काम होता है या चुनाव में अविश्वास को बढ़ाना उसका काम होता है? आप एक फैसला लेते हैं, फैसले को बार बार बदलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डरते हैं, आप ऐसी बात करते हैं कि दुनिया भ्रम फैला रही, उनकी बात मत सुनो। भाई आप कोई पार्टी है? चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल है कि उससे बाकी दल शत्रुता करेंगे और उनकी बातें मत सुनो? चुनाव आयोग उन दलों से शत्रुता करेगा? चुनाव आयोग कौन होता है बोलने वाला कि आप लोग भ्रम फैला रहे? चुनाव आयोग एक ताकतवर संस्था होती है कि अगर टीवी चैनल पर व्हील चलता था तो वीपी सिंह के जमाने में व्हील का प्रचार भी खत्म हो गया था। मैं बस प्रतीकात्मक बात रख रहा हूं जी। चुनाव आयोग के पास इतना दम होता है, चुनाव आयोग के रहते हुए कोई भ्रम फैला लेगा? लाचार हो क्या तुम? कोई सारी मिशनरी खत्म हो गई है? तुम्हारे पास ताकत खत्म हो गई क्या? चुनाव आयोग जब लाचार है कि लोग भ्रम फैला ले रहे हैं, तो इस देश का क्या होगा? इस चुनाव का क्या होगा? जो चुनाव होने जा रहा है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग पर है। वो कैसे कह रहा है कि लोग भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम फैला रहे तो तुम कर क्या रहे हो भाई? कैसे भ्रम फैला ले रहे हैं लोग? कानूनन उपचार है कि नहीं? बोलो कि हमारे पास शक्ति नहीं है, भ्रम फैलाने वालों से कैसे निपटे? क्या देश में कोई मान सकता है कि चुनाव आयोग के पास में शक्ति नहीं? चुनाव आयोग से ज्यादा सशक्त चुनाव के समय में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अगर चुनाव प्रक्रिया चल जाए तो उस दौरान किसी स्टेट में या देश में उससे ज्यादा सशक्त कोई नहीं होता। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि कोई लोग भ्रम फैला रहे हैं। यही बात अपने आप में राजनीतिक है राजीव जी, यही बात अपने आप में राजनीतिक है। ये राजनीतिक भाषा चुनाव आयोग ने कहां से सीखी? कौन उनकी जुबान पे आके बैठ गया है? कौन उनके मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहा है? यही आज का सवाल है। इसका उत्तर अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, चुनाव होगा कि नहीं होगा, पवित्रता रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होने वाला है, इसका ही उत्तर
सब कुछ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा प्रशांत जी जल्दी से आपके पास, और अब आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, इस भी और इधर सबसे बड़ी चीज़ कि क्या ये जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट बिल्कुल वैसे ही होगी, यहाँ हर वो नागरिक जो वहाँ के वोटर हैं वही जुड़ेंगे, ये भी एक सवाल है। देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा पिक्चर है। सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है लाल बाबू हुसैन के मामले में, 1995 का जजमेंट है, बहुत स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर आगे का काम करेगा, एक बात। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी पिक्चर है कि चुनाव आयोग काम कैसे कर रहा है, क्या चुनाव आयोग संवैधानिक स्कीम के तहत काम कर रहा है, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों के चयन की एक प्रक्रिया बनी थी और उसके बाद सरकार ने कानून बना दिया और उसका रिव्यू चंद्रचूड़ के जमाने में नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस केस को दोबारा खोलना चाहिए कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया चयन प्रक्रिया से। हम देख रहे हैं ना राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को, कि इस तरीके के लोग आए जो कमिटेड हो, जो कार्यकर्ता जैसे बिहेव करें और वो चुनाव को कराएं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि बहुत स्पष्ट तौर पे दिखता है क्रियाकलापों से, आप देखिए कौन वहां नहीं गया चुनाव आयोग, किसको शिकायत नहीं है, बीजेपी को शिकायत नहीं है, एक प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति उसको शिकायत नहीं है, जेडीयू को शिकायत नहीं है, बीजेपी के दूसरे अलायंस को शिकायत नहीं है। तो अगर शिकायत है इसका मतलब है कि इनको मुतमईन किया गया है कि भाई आप जो है वो आपके पक्ष में सब चीजें हो रही हैं। तो इसमें मोटी बात समझ में जो आती है वो ये है कि दो बातें। एक, बीजेपी का आधार इतना सिमट गया है कि निष्पक्ष चुनाव पे वो चुनाव नहीं जीत सकते। उनको इलेक्शन कमीशन चाहिए कि उनके साथ काम करे और उनको चुनाव जिताए। वो मशीन में हेरफेर करे, वो मतदाता सूची में हेरफेर करे, वो रात में परसेंटेज बढ़ा दे, वो कुछ भी करे, वो गिनती में हेरफेर करे। तो चुनाव आयोग उनको चाहिए, कमिटेड चुनाव आयोग जो उनको चुनाव जिताए। उनका आधार सिमट चुका है, ये बात तय है। जिस तरीके से दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीते, बिहार भी वैसे ही करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी का ग्रिप गवर्नमेंट से निकल चुका है। वो अब घाना और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ट्रेडनाट, उनका ग्रिप निकल चुका है। वो सरकार अब एक कोई और लोग चला रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट का एक टीम है जो अपने हितों के हिसाब से सरकार चला रही है। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करे तो करे। एक आखिरी बात कि बिहार में चुनाव आयोग को हराना इंपॉर्टेंट है विपक्षी पार्टियों के लिए। चुनाव आयोग को हरा देंगे आप तो चुनाव भी जीत लेंगे। चुनाव आयोग अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहार में आ गया, साफ तौर पे। ये जो आखिरी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बिहार में, और ये आज के विज्ञापन और उसके बाद जो दो ट्वीट्स हैं चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग बिहार और चुनाव आयोग दिल्ली, मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, इनसे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका निभाते हुए चुनाव आयोग। लेकिन वोटर्स जो जाके वोट देंगे वो कौन होंगे, कितने प्रतिशत बिहार के होंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रफुल्ल जी, आप कलकत्ता में हैं, चुनाव अगले साल वहाँ है, बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होने जा रहा है बिहार में? ईआरओ जिनको हम बोल रहे हैं वो इलेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं। कभी कभी बीच में भ्रम हो जा रहा है। जी जी, कोई बात नहीं। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफिसर ये सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं और जो कमीशन से आते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के हों या एसडीएम वगैरह रैंक के होते हैं। पूरी प्रक्रिया को तो हमें समझना होगा। और चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ होता नहीं है बड़ा,
ये गवर्नमेंट स्टाफ को ही डिप्लॉय करते हैं। अब ये आंगनवाड़ी को अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते नहीं। और अब तक जो चुनाव ड्यूटी अलॉट होता है, जो वहाँ का स्टेट ऑफिसर इमरजेंसी के तहत, जो इंडियन पीपल डिस्पेंसरी एक्ट है उसके तहत वो चिट्ठी देते हैं और उनको ड्यूटी अलॉट होता है, मैंडेट होता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। पहली बात तो। दूसरी बात तो ये कि ये जो इसलिए किया गया, ये सारा कुछ जो विज्ञापन वगैरह दिया गया कि सोशल मीडिया को अनुकूल किया जाए। सोशल मीडिया में बहुत इसका विरोध हो रहा था, तो उनको अपने ढंग से दिया जाए कि नहीं, राहत हो गया, सब कुछ बदल गया, ताकि एक भ्रम के ऊपर नया भ्रम और भ्रम के ऊपर फिर नया भ्रम पैदा किया जाए। देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र की बात बार बार उठती है। क्या हमारा एपिक जो है उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है? अगर माना जाता तो सीए में इतना हंगामा नहीं होता। उस समय यह कहा गया था कि इसको, वोटर कार्ड को हम नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानेंगे। और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड को तो तैयार ही इसलिए किया गया था कि ये हमारी पहचान है। उसके पहले गुवाहाटी में भाषण करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने अपने समय में कहा था, जब वो गृह मंत्री थे तब, कि एक ऐसा पैन इंडिया कार्ड होना चाहिए जिससे उसके सिटीजनशिप की पहचान हो। और बाद में फिर यह माना गया कि आधार कार्ड जो है सो उसका विकल्प हो सकता है। आधार कार्ड जब पहले बनाया गया था तो प्राइवेट के हाथों बना था। उसके बाद जो है सो एनपीआर जो बना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको गवर्नमेंट ने डाटा को ट्रांसफर किया और बोला कि जो है सो 2 बार की प्रक्रिया हुई थी। हम लोग आधार के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन कराए थे। बाद में उसको जो आधार कार्ड रिकॉर्ड था उसको एनपीआर ने अपने में ले लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये हमारे द्वारा कराया हुआ है। तो आधार कार्ड के माध्यम से हुआ क्या कि हमारे सारे जो प्राइवेट डाटा थे वो सब के सब ले लिए गए। बैंक अकाउंट, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं आईटीआर, सब इनकम टैक्स वगैरह सब जगह उसको भर दिया गया। कहीं भी जाइए तो आधार कार्ड। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे सारे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको डिवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो वो उपयोगी हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मुझे अगर अपना आवासीय प्रमाण पत्र लेना है तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर हमारा ये पता है, ये अगर हम लेना हो तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर जो क्रिमिनल कोई क्राइम करता है उसको खोजने में, उसके घर को खोजने में पुलिस को 10 सेकंड ही लगता है। लेकिन क्या वो प्रमाण पत्र देगा कि ये यहीं रहता है, ये इसका घर है? नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा डाटा गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए इसको रखेगा। वोटर आईडी कार्ड पर किसी को राशन नहीं मिलता है। वोटर आईडी कार्ड पर जो राशन मिलता है वो मिलता है आपको आधार कार्ड के आधार पर, क्योंकि जो पंचिंग करता है, जो अंगूठा लगाता है, वो जो है सो उसका रिकॉर्ड सिर्फ आधार में है जी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम चल रहा है, आधार इनेबल्ड सारी चीजें हैं। तो इसलिए आधार के महत्व को खत्म करने का मतलब ये है कि नागरिक की सुविधा के लिए उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लग रही है, और गवर्नमेंट जो है सो, जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम उसका इस्तेमाल या दुरुपयोग जो भी करना हो वो करने में स्वतंत्र होंगे। इस पूरे में जो चुनाव अगर होता है, मैं फिर कहूं, अगर ये चुनाव होता है तो, क्योंकि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, और उसके बाद जो है सो जो घटना घटती है उसके बाद चुनाव आयोग उस पर, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। हाँ, प्रक्रिया पर वो बात जरूर करेंगे, कर सकते हैं। देखिए, अभी प्रशांत सर ने जैसा कहा तो बिल्कुल सही बात है, तो फैसला उनके सामने है, उसी नजीर पर वो आगे चलेंगे, करेंगे। लेकिन अगर चुनाव होता है, एक पंगा इसमें यह भी है, ये चाहते हैं कि अगर चुनाव स्थगित होता है या किसी कारणों से नहीं कराया जा सकता है, तो अभी वैश्विक परिस्थितियां तो अलग हैं, तो इसको राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ला करके फिर मनमानी ढंग से अपना काम करेंगे निश्चित रूप से। और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ने का भी रास्ता यहाँ से खुल सकता है, क्योंकि सभी जगह हम ये प्रक्रिया कर लेते हैं। अभी सारे स्टेट जहाँ चुनाव होने हैं, साल भर चुनाव करवाएंगे क्या? फिर साल भर चुनाव करवाएंगे? फिर क्या साल भर 1 नेशन 1 इलेक्शन में इनके पास तो उतनी व्यवस्था ही नहीं है। एक राज्य में तो आप 3 और 4 और 5 राउंड में चुनाव करवाते हैं, तो देश भर में कितने राउंड में करवाएंगे? और उसमें आपको पंचायत से लेकर पूरे ऊपर तक चुनाव करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के करना है। सर, इनके सामने पहला इलेक्शन जो है सो नजीर है। पहला इलेक्शन 6 महीना में हुआ था। तो उस समय के पॉपुलेशन, आज के पॉपुलेशन में भी फर्क है। उस समय के वोटर्स आज 100 करोड़ के लगभग हैं वोटर्स पूरे देश में। 96 करोड़ वोटर्स हैं जी।
उस समय के संसाधन में और आज के संसाधन में भी फर्क है। ये जो चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये संभव होगा नहीं होगा, हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस को ही इसको बोलते हैं इनफेक्चुअस, निष्फल, इनफेक्चुअस बना देना चाहते हैं। इसका कोई डेमोक्रेटिक रिजल्ट, डेमोक्रेटिक डिविडेंड पब्लिक को नहीं मिले। मतलब है डेमोक्रेसी को खत्म कर दीजिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को खत्म करना या उसको डिफ्यूज करना, इसका मतलब है आप डेमोक्रेसी को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, साफ जी। और उसमें दीमक की तरह आप कहीं ईवीएम तो कहीं वोटर लिस्ट और तो कहीं वो जो ईवीएम और जो वोटिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें फॉर्म 17B, A और C खासकर, वो इन सब पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। आने वाले समय में उस पर भी चर्चा खूब करेंगे और साथ साथ वक्फ पे भी चर्चा होगी। अब वक्फ बिल पे कानून पे भी फैसला जल्दी आने वाला है। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, समय बहुत जा चुका है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि बिहार से आखिर क्या सबक लेनी चाहिए आज की जनता को, वोटर्स को, हमारे आपके जैसे लोगों को जो अभी बिहार में नहीं बैठे हैं, बिहार के वोटर हम नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल पूरे देश के लिए है, सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि ये काम तो ये करेंगे ही करेंगे। जिस ढंग से बढ़ रहे हैं इनके जो मंसूबे हैं, वो बिहार में अगर सफल हो गए तो फिर देश के हर राज्यों में करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है बार बार भाई कि एक तो विपक्ष को शिथिल नहीं पड़ना चाहिए और साफ कर देना चाहिए कि भाई देखिए ऐसा है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ था, उसमें जो संशोधन हुए, संशोधित मतदाता सूची जो आई है फरवरी 2025 में, बिहार विधानसभा का चुनाव उसी पे कराना होगा। एकदम साफ करके, क्लैरिफाई करके विपक्ष को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए और धरना, बंद, प्रदर्शन जो भी संभव हो, मतलब अदालत से लेके सड़कों तक खुल करके बताना होगा कि भाई हम आपकी मनमानी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी आप करेंगे, फिर कल को अब जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद फिर नतीजे आएंगे तो कहेंगे नहीं साहब अब इसका फिर से एक बार कराना पड़ेगा। तो बार बार यही काम होता रहेगा क्या? सिंपल सी बात यही है कि जो है उसके हिसाब से, हालांकि देखिए इसमें भी बड़ी धांधलियां हुई हैं। पिछले बार भी जो मतदाता सूची बनी थी उसमें भी बहुत लोगों के नाम निकाल दिए, कुछ परिसीमन के आधार पर इधर का उधर कर दिया, बूथ बदल दिए, सारा वो सब तो कर चुके हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उसी पर मान लेते हैं भाई, जो उसके बाद मरे हैं या जो उम्र जिनकी पूरी हुई है, 18 वर्ष का मताधिकार की उम्र पूरी हुई है, आप उनके नाम एडिशन कर लीजिए, या जिनकी मृत्यु हो गई है उसको आप डिलीट कर लीजिए। बिल्कुल। या कोई अगर बाहर रह रहा है और अगर मान लीजिए कि अगर जैसे तमिलनाडु में प्रशांत कर रहे थे कि तमिलनाडु में अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है या वहाँ वो मतदान कर रहा है तो उसको यहाँ से बाहर कर सकते हैं आप। उसको एक ही जगह मतदान करना होगा, चाहे तमिलनाडु में करे चाहे वो बिहार में करे। तो अगर बिहार में मतदाता रहना चाहता है तो खुद ही वो वहां से हटा करके यहीं पे रहेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये करने का तरीका कि नहीं जन्म प्रमाण पत्र लाओ और ये सारे सबूत लाओ और ये करो करो। और दूसरी बात यह है कि देखिए सरकार क्या करना चाहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आधार कार्ड को जितना प्रचारित किया गया, जितना बनाया गया, कहा लगा कि बस इसके अलावा अगर कुछ नहीं है, बस ये है तो बस यही है, ये होना बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं कि नहीं वो भी वैलिड नहीं है, तो फिर वैलिड है क्या? सीधी सी बात खुल करके कहो ना यार कि गुरु गोलवलकर जी जो चाहते थे, हेडगेवार जी जो चाहते थे कि भैया इस देश में अगर रहोगे आप लोग तो दोहरी नागरिकता रहेगी आपके पास, से सेकेंड क्लास सिटीजनशिप लेकर के ही रह सकते हो आप मतदान नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अब सीधे कहो ना, खुल करके कहो भाई आपके सारे एजेंडे तो मोदी जी ने लागू कर ही दिया ना। आरएसएस के गिन गिन करके जितने एजेंडे थे वो मोदी जी ने 11 साल में लगभग कर दिया है। अब एक दो ये भी रह गया है कि भाई ठीक है मतदान से भी वर्जित कर देंगे, मतदाता सूचियों से बाहर कर देंगे, आपका मतदान का अधिकार भी नहीं रहेगा। तो यही मेन मकसद तो उनका यही है। अब वो उस मकसद को कभी खुल करके बोल देते हैं, कभी सामने आके बोलते हैं, कभी पर्दे के पीछे से करते हैं, कभी राजीव कुमार की मदद लेते हैं, कभी ज्ञानेश कुमार की मदद लेते हैं। और मैं अभी देख रहा था कि महाराष्ट्र के लिए जो कांग्रेस ने समिति बनाई है, ठीक है,
महाराष्ट्र के मामले को भी छोड़ना नहीं चाहिए। विपक्ष को लगातार उस पर हैमर करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला, वो पकड़ में आया हुआ मामला है, उसमें चुनाव आयोग की भी बोलती बंद हो गई है। तो वो अगर फर्जी मतदाता सूचियां थी, फर्जी मतदाता उसमें जोड़े गए थे, लाखों लाख की संख्या में जोड़े गए थे, तो वो खेल अगर बिहार में हो रहा है, वो बार बार आ रहा है साहब। अब जैसे 1,69,00,000 कैसे आ गए भाई, इतनी जल्दी कहाँ से कैसे फॉर्म जमा हो गए, कौन ला करके कहाँ खोद करके ला दिया, जन्म प्रमाण पत्र क्या क्या जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो इस तरह का इस भ्रमजाल में अपोजिशन को नहीं फंसना चाहिए। चाहे जिस तरह के विज्ञापन दें, जिस तरह की विज्ञप्तियां जारी करें, एकदम कैटेगरिकली विपक्ष को बोल देना चाहिए कि साहब बहुत अच्छी बात है, हम 2024 की जो मतदाता सूची है और जो फरवरी में 2025 में संशोधित की जा चुकी है, उसमें एडिशन डिलीशन हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे फिर उसका पुनर्निरीक्षण या वो समीक्षा और ये सब चीजें अभी आप स्थगित कर दीजिए। अब चुनाव जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद फिर देखा जाएगा, जो करना करिएगा। लेकिन अभी तो चुनाव जो भी होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, वो फरवरी 2025 में संशोधित मतदाता सूची के आधार पे ही होना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे देखते हैं, क्योंकि ये मामला अभी यहीं शांत नहीं हुआ है और चुनाव आयोग सुबह सुबह विज्ञापन देता है अखबारों में और वहाँ पर कहता है कि आपके पास फ़ोटो नहीं है, कोई दस्तावेज़ नहीं है, फिर भी आप फॉर्म जमा कर दीजिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद यारो आपके पास आएंगे और वो लोकल लेवल पर जांच करेंगे, छानबीन करेंगे और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, दस्तावेज मांगेंगे, उस आधार पर आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है, देखा जाएगा। लिस्ट कौन सी बनती है ये भी देखा जाएगा। क्या 8 करोड़ लिस्ट बनेगी? और अगर इतना है कि 11 के 11 दस्तावेज अगर लोगों के पास नहीं है तो इसका मतलब 50% तो लोग गायब हो गए, आउट हो गए। लेकिन अगर पूरे आते हैं तो कैसे आ गए, सब कुछ पता चल जाएगा 30 सितंबर को। उससे पहले एक ड्राफ्टेड जिससे डॉक्यूमेंट लिया गया नहीं लिया गया, वो 1 अगस्त को आना है, ड्राफ्टेड सूची। सब होगा और सब हम रखेंगे और इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बात हम उन लोगों से भी करेंगे, उन BLOs से भी बात करने की कोशिश करेंगे बिहार में जो अभी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी।